हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ फाइनेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्रीकल्चर फाइनेंस। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्किल ऑफ फाइनेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्किल ऑफ फाइनेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्किल ऑफ फाइनेंस, कैसे उसको फिक्स किया जाता है और व्हाट आर मेजर प्रॉब्लम्स इन स्किल ऑफ फाइनेंसिंग। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस रिलेटेड हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है रेंज ऑफ फिनांसिंग टू ए फार्मर। फार्मर्स को फाइनेंस किस रेंज में देना है, उसको कितना अमाउंट फॉर यूनिट ऑफ लैंड देना है, उसको बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। पैमाना इसको आप हिंदी में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे वित्त का पैमाना मीन्स स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर ए यूनिट ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन। So it is an indicative cost taken as base on which the loan amount for a farmer is fixed for a particular unit of land. एक यूनिट ऑफ लैंड में खेती करने के लिए किसानों को कितना लोन दिया जाना है, ये फिक्स किया जाता है स्केल ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। जनरली स्केल ऑफ फाइनेंसिंग इज गिवन इन अ रेंज। स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो एक रेंज में किया जाता है फॉर द cultivation of crops for an acre of land। एक हेक्टर या एक एकड़ लैंड के लिए जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को ध्यान में रखते हुए उसको स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स किया जाता है। अभी रेंज में क्यों दिया जाता है? क्योंकि कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को प्रेफर करते हैं। मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स में जो है ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और ट्रेडिशनल कम की जरूरत पड़ती है। तो जो स्केल ऑफ फाइनेंस का जो लोअर वैल्यू है वो ट्रेडिशनल फार्मर्स को दिया जाता है और जो अपर वैल्यू है या हायर साइड का जो वैल्यू है स्केल ऑफ फाइनेंस का, दैट इज गिवन टू द प्रोग्रेसिव फार्मर्स हु आर यूटिलाइज द मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। और ये स्केल ऑफ फाइनेंस जो है ये सभी प्रकार के क्रॉप्स के लिए फिक्स किया जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर एनुअल क्रॉप्स के लिए अलग किया जाता है, पेरेनियल क्रॉप्स के लिए किया जाता है और लाइव स्टॉक के लिए अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो जो अगर लाइव स्टॉक के केस की हम बात करें तो लाइव स्टॉक विल हैव फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। लाइव स्टॉक का जो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो फिक्स होता है एंड उसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट का कितना कॉस्ट आएगा बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। अभी यूनिट जो है ये डिसाइड करता है कि लाइव स्टॉक में जो है यूनिट किसको कहा जाएगा। अगर सपोज दैट अगर एक बफेलो का एक काऊ का अगर हम एनिमल का बात करते हैं तो क्या एक को यूनिट बोलेंगे या दो को यूनिट बोलेंगे? ये जो है मेन केस में अलग होता है और इसका एक यूनिट जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल को इंक्लूड करता है। द यूनिट वेरी विद द टाइप्स ऑफ जो एनिमल होता है उसके हिसाब से जो है इसको अलग अलग वेरी किया जाता है या वेरी होता है लाइव स्टॉक का यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्च कैटल गाय है, उसके केस में दो एनिमल को दो गाय को एक यूनिट माना जाएगा। भेड़ और बकरी के केस में 10 भेड़ बकरी को एक यूनिट माना जाएगा एंड पोल्ट्री के केस में 500 जो बर्ड्स है उसको एक यूनिट माना जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो गाय के लिए जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होगा उसको यूनिट कॉस्ट बोला जाएगा। 10 जो भेड़ होगी उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होगा उसको यूनिट कॉस्ट बोला जाएगा और 500 एनिमल के लिए 500 बर्ड्स के लिए जो होगा उसको 1 यूनिट कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री बोला जाएगा। तो स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो वेरी करता है बहुत सारी चीजों के साथ। हम बोलते हैं उनको फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस। जैसे हमने बोला कि ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, जैसा कि ये एनिमल टू एनिमल लाइफ टू वेरी करता है, उसकी यूनिट पे ये वेरी करता है। उसके साथ साथ जो है ये टाइप्स ऑफ क्रॉप के साथ भी वेरी करता है, मतलब किस तरह का क्रॉप्स आप ये जो है यूटिलाइज करने जा रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको फाइनेंस जो है आपको अलग अलग मिलता है। जैसे कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है उनके लिए जो है आपको
स्केल ऑफ फाइनेंस में जो अपर लिमिट मिलेगा या उसके लिए ज्यादा अलग होगा सेट, और सीरियल्स के लिए जो है वो नॉर्मल हो सकता है। इट डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ क्रॉप, कौन सी क्रॉप आप यूज कर रहे हो। उसके अलावा नेचर ऑफ क्रॉप, क्रॉप का नेचर क्या है। अगर आप सीरियल कर रहे हैं या केस क्रॉप भी कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का जो है क्रॉप है, उसमें नेचर ऑफ जो क्रॉप है वो कैसा है। हाई यील्डिंग वेराइटीज है यूटिलाइज कर रहे हैं या इम्प्रूव वेराइटीज यूज कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल वेराइटीज यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। सीजन टू सीजन भी जो है स्केल ऑफ फाइनेंस वेरी करता है। वही जो है खरीफ के लिए अलग क्रॉप, खरीफ क्रॉप के लिए अलग तरह का स्केल ऑफ फाइनेंस होता है और रबी के लिए अलग तरह का फाइनेंस होता है। इवन सेम क्रॉप अगर दोनों सीजन में लगाई जा रही है तो उसके लिए भी जो है आपका सेपरेट स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ लैंड, इरिगेटेड और ड्राई लैंड या इरिगेटेड या नॉन इरिगेटेड लैंड के लिए भी अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस यूज किया जाता है इवन फॉर सेम क्रॉप। और ये एरिया टू एरिया, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी ये वेरी करता है, क्योंकि अलग 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 जियोग्राफी होता है, अलग अलग वेदर होता है, अलग अलग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है उसका, अलग अलग जो है वेराइटीज यूज किया जाता है, अलग अलग नेचर ऑफ क्रॉप्स होता है, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का स्केल ऑफ फाइनेंस भी अलग अलग होता है। सेम क्रॉप के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। एक क्रॉप वीट के लिए जो अगर या राइस के लिए अगर क्या नाम से एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको स्केल ऑफ फाइनेंस 1 लाख रुपए है तो दूसरे में वो 2 लाख भी हो सकता है या 1.5 लाख भी हो सकता है या 80,000 भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सो फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग में यही इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हाउ स्केल ऑफ फाइनेंस आर डिटरमाइंड और फिक्स, किस चीज को फिक्स किया जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस को बैंक फिक्स करता है, और बैंक में भी क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बहुत सारे बैंक या तो अलग अलग बैंक अपना अपना पॉइंट फिक्स करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्केल ऑफ फाइनेंस को जो है फिक्स करने के लिए एक कमेटी होती है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी। वही कमेटी जो है उस स्केल ऑफ फाइनेंस को फिक्स करती है बहुत सारे आधार पे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को ध्यान रखती है, मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान रखती है, और प्राइसेस को ध्यान रखती है, टाइप्स ऑफ लैंड को ध्यान रखती है, टाइप्स ऑफ क्रॉप को ध्यान रखती है, नेचर ऑफ फार्मर को भी ध्यान रखती है कि प्रोग्रेसिव है या ट्रेडिशनल है, उस सबको ध्यान रख के वो फिक्स करती है। और ये जो कमेटी होती है इसमें जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। डीएलटीसी में जो मेंबर्स होते हैं वो लीड बैंक जो होता है जिले का, उसका जो मैनेजर होता है वो उसका कन्वीनर होता है, लीड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, नाबार्ड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और लोकल कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कमर्शियल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उसके ऑफिशियल्स भी उसमें मेंबर होते हैं, और सब लोग मिलके जो है ये डीआरटीसी का काम क्या होता है। ये जो है टेक्निकल सर्वे कर लेती है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, कहाँ पे जो है हमको लोन प्रोवाइड करना है, किस क्रॉप्स में ज्यादा ध्यान देना है, किस क्रॉप्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पोटेंशियल है। और ये जो सर्वे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये हर साल सर्वे किया जाता है। जब एग्रीकल्चर सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले जो है 6 महीने पहले ही ये जो है अपना डेटा कलेक्ट करके डीएलटीसी कमेटी जो बैठती है और ये स्केल ऑफ फाइनेंस को फिक्स करती है। स्केल ऑफ फाइनेंस कभी भी फिक्स नहीं होता है, हर साल इसको चेंज होता है, क्योंकि हर साल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन चेंज होता है, हर साल बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, हर साल जो है बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये जो है हर साल इसको रिन्यू या रिवाइज किया जाता है, ये एवरीवेयर जो है चेंज होता रहता है। अभी जो डीएलटीसी होती है इसमें जो अब कौन इसकी जिम्मेदारी को परफॉर्म करता है, जो जिला कलेक्टर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो जो है इसका चेयरमैन होता है, उसकी अध्यक्षता में ये डीएलटीसी काम करती है। और जो कन्वीनर होता है वो लीड बैंक मैनेजर होता है। अब लीड बैंक मैनेजर जो है कौन होता है ये हमने लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। अब जो कमेटी डिसाइड करती है वो दो प्रकार का स्केल ऑफ फाइनेंस करती है, एक तो शॉर्ट टर्म लोन जिसको क्रॉप लोन बोलते हैं, उसके लिए अलग तरह का स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, और एक लॉन्ग टर्म लोन्स होती है उसके लिए अलग तरह का स्केल ऑफ फाइनेंस जाता है। कमिटी बैठती है और कमिटी डिसाइड करती है बहुत सारे फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गया, वहाँ का जो है इनकम, ग्रोथ इनकम कितना है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, या एक पर यूनिट ऑफ लैंड कितना रिटर्न मिल रहा है फार्मर्स को, उसके आधार पे जो है इसको फिक्स किया जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस जो है हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये सीजन टू सीजन, ईयर टू ईयर, क्रॉप टू क्रॉप, इवन
क्रॉप ग्रोइंग कंडीशन के आधार पे भी ये जो है आपको वेरी करता है। तो एज पर गाइडलाइन ऑफ आरबीआई द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर एन इंडिविजुअल क्रॉप शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ ग्रोस रिटर्न। ये जो है आपका जो फार्म से जो यूनिट जो पर एकड़ लैंड है उससे मिलने वाले जो रिटर्न है उसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्केल ऑफ फाइनेंस। अगर 1 लाख रुपए का आपको मासिक ग्रोस रिटर्न मिल रहा है तो आप 50,000 ही उसका फिक्स कर सकते हैं। इस तरह का गाइडलाइन है आरबीआई का। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि जब स्केल ऑफ फाइनेंस या जब आप केसीसी बनाने जाते होंगे या लोन लेने जाते हुए तो आपको जो है बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते आपका वेरी करता है। कई बार किसी को जो है किसी फार्मर को 5 लाख दे रहा है, किसी लाख फार्मर को 2 लाख दे रहा है, किसी को 1 लाख दे रहा है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के साथ। तो स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो दो एस्पेक्ट को रख के जो है फॉर क्रॉप लोन दिया जाता है, ग्रोस इनकम और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। हमने बताया कि ग्रोस इनकम का 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के आधार पे बाकी उसको ध्यान में रखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगभग उसको इससे फाइनेंस और लॉन्ग टर्म लोन। बहुत ऐसा तो नहीं कि सबको केवल शॉर्ट टर्म लोन ही चाहिए होता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जिसमें जो है आपको लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है। लंबे समय के लिए मतलब 5 साल या 5 साल से ज्यादा। जैसे आपको कोई टी गार्डन एस्टेब्लिश करना है या आपको कोई मैंगो का ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करना है या आपको कोई लैंड इम्प्रूवमेंट करना है या कोई बड़ा इक्विपमेंट्स खरीदना है या कोई आपको ट्यूबवेल एस्टेब्लिश करना है। तो इस तरह के जो लंबे समय के लोन होते हैं या कोई प्रोजेक्ट आप डेयरी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इस तरह के जो लंबे समय के लोन होते हैं उनके लिए अलग तरह का स्केल ऑफ फाइनेंस यूज किया जाता है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है। The loan amount of that can be extended to term loan is based on unit cost of activity for which finance is to be provided and share of borrowers toward margin money। तो ये जो यूनिट कॉस्ट जो होता है, ये जो टर्म लोन का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो कैसे फिक्स किया जाता है कि भाई आपको जो यूनिट कॉस्ट है, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसका कितना कॉस्ट लगेगा टोटल। तो मान लेते हैं टोटल आपको 10 लाख रुपए लगेगा, लेकिन उसमें जो बोरोवर है उसका मार्जिन मनी कितना है, उसका खुद का मनी कितना है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। तो जो है इसमें जो है आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 8 लाख रुपए। यूनिट कॉस्ट माइनस मार्जिन मनी, ये मेजर एक बड़ा बड़ा क्राइटेरिया है। लेकिन इसके अलावा भी जो है बैंक के पास बहुत सारे पावर होते हैं जिसके आधार पर वो पे करता है। द मेजर कंसिडरेशन व्हाइल फिक्सिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर टर्म लोन इज इंक्रीमेंटल इनकम। इंक्रीमेंटल इनकम, एडिशनल इनकम ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। मान लीजिए इंक्रीमेंटल इनकम इनकम क्या होता है कि मान लीजिए आप बिना लोन के जो है वहां से रिटर्न मिल रहा था, वो आपको 15 लाख मिल रहा था। ठीक है, तो अब लोन लेने के बाद में आपको जो है कितने लाख का वहां से रिटर्न मिलने वाला है। प्रपोज इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल रिटर्न कितना है, मान लो आपको 20 लाख मिलने वाला है, तो सिंपल सी बात है, आपका इंक्रीमेंटल इनकम ज्यादा है और आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन लेने के बाद आपको जो है इंक्रीमेंटल इनकम जो है आपका या जो आपका प्रपोज्ड इनकम है वो आपका 10 लाख ही है, तो फिर फायदा नहीं है लोन मिलने देने का आपको, तो बैंक आपको मना कर सकता है। तो जो इनकम है वो आपको एग्जिस्टिंग इनकम से इंक्रीमेंटल इन नेचर होनी चाहिए, उससे बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। तो इन केस ऑफ टर्म लोन जो है स्केल ऑफ फाइनेंस आल्सो वेरी विद द टाइप ऑफ एक्टिविटी और टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके आधार से भी वो वेरी करता है। और टर्म लोन जो है वो जनरली फाइनेंस किया जाता है बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ नाबार्ड रिकमेंडेशन या नाबार्ड क्राइटेरिया। नाबार्ड ने अपने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, उसके आधार पर टर्म लोन बैंक जनरली प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। हमने देख लिया कि दिस इज द रेंज ऑफ फाइनेंस टू बी गिवन टू द फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन इन अ 1 एकड़ लैंड। तो इसके लिए जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस देखा, डिफरेंट फैक्टर्स देखा। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। जनरली व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डीएलटीसी और बाय द फार्मर्स इन रिगार्डिंग टू स्केल ऑफ फाइनेंस। भाई देखिए इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना स्केल ऑफ फाइनेंस में, वो ये है कि एक तो जो डीएलटीसी बैठती है वो क्रॉप प्रोडक्शन के
ये क्रॉप सीजन से 6 महीने पहले बैठती है, मतलब आज आप बैठे हो और 6 महीने बाद का आप स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स कर रहे हो। तो भाई जो आज आपने, अगर आज आप बैठे हैं तो आपने जो क्राइटेरिया फॉलो किया होगा वो आज का किया होगा, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है या मार्केट ट्रेंड्स ऑफ मार्केट फैक्टर्स हो, या जो है वहाँ का बहुत सारी चीजें जो है आपके आज के आधार पर किया होगा। लेकिन 6 महीने बाद में चीजें बदल जाती है, जिसमें आपका फर्टिलाइजर कॉस्ट वो चेंज हो जाता है, इनपुट कॉस्ट चेंज हो जाता है, इरिगेशन का जो कॉस्ट है वो चेंज हो जाता है, डीजल चेंज का कॉस्ट चेंज होता है। ये जो मेजर दिक्कत है ना वो ये है कि डीएलटी 6 महीने पहले बैठती है और फिक्स करती है, और 6 महीने बाद का फिक्स करती है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है एक गुड एनफ टाइम मिल जाता है मार्केट को इंक्रीज करने का। ये एक बड़ा दिक्कत है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप इसमें से मेजर क्वेश्चन बनता है हमेशा कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, और इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसको फिक्स किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन बहुत नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप लोन क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है। स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर टर्म लोन क्या हो सकता है, डीएलटीसी क्या होता है, इसके बारे में आपसे टिप्पणी मांग सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट स्केल ऑफ फाइनेंसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।